नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुनीता की कमर में दर्द हो रहा था क्योंकि उनको कमर में लचक पड़ गई थी। विवेक ने सुनीता के बेडरूम में आया और बोला, चलिए भाभी आप लेट जाइए, मैं आपकी कमर पर बाम लगाकर हल्की मालिश कर देता हूँ ताकि आपका बचा हुआ दर्द भी ठीक हो जाए। सुनीता ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं रहने दो विवेक, मैं खुद कर लूंगी। विवेक ने कहा, आप खुद से बाम तो लगा लेंगी, लेकिन मालिश करना मुश्किल होगा। मैं आपकी मदद कर देता हूँ, इससे आपको बाकी का दर्द भी ठीक हो जाएगा। यह कहकर विवेक कुर्सी से उठकर बेड पर सुनीता के पास आ गया और उसे लेटने के लिए कहा। भाभी जी बताइए कहाँ लगाना है? सुनीता विवेक की हमदर्दी और फिक्र देखकर अब उसे मना नहीं कर पाई। हकीकत में दर्द का बहाना बनाकर विवेक को परेशान करना चाहती थी। वह शर्माते हुए पेट के बल लेट गई और अपनी कमीज को कमर से थोड़ा ऊपर कर लिया और कहा, यहाँ पर लगाओ। विवेक ने थोड़ा सा बाम अपनी उंगलियों पर लिया और धीरे धीरे सुनीता की कमर पर मलने लगा। जैसे ही उसके हाथ सुनीता की पीठ पर पड़े, उसे एक सुकून का एहसास हुआ। विवेक ने धीरे धीरे मालिश करना शुरू कर दी और उसके हाथों का स्पर्श सुनीता को बहुत आरामदायक लगा। जब जब विवेक के हाथों की उंगलियां उसकी कमरबंद के पास आई, सुनीता का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संयम में रखा और विवेक की मदद का आभार माना। विवेक ने पूछा, भाभी ज्यादा दर्द कहाँ हो रहा है? सुनीता उस समय थोड़ी असमंजस में थी, अनजाने में जवाब दे बैठी, थोड़ा सा नीचे है। विवेक ने फिर से थोड़ा और नीचे बाम लगाने की कोशिश की। भले ही वह मालिश सिर्फ औपचारिकता थी, लेकिन सुनीता को विवेक के हाथों का स्पर्श बेहद सुकून दे रहा था। भाभी जी अगर आप सलवार को थोड़ा नीचे कर दे तो बाम अच्छे से लग सकेगा, विवेक ने कहा। इस पर सुनीता थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर भी उसने अपनी सलवार को थोड़ा सा नीचे सरका दिया। नाड़े के बंद होने के कारण सलवार पूरी तरह से नीचे नहीं हो सकी, लेकिन कुछ हद तक सरक गई। विवेक ने फिर कहा, भाभी जी आपकी त्वचा कितनी साफ है, बहुत ही गोरी है। विवेक की इस बात पर सुनीता के गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन वह उल्टी लेटी हुई थी, इसलिए विवेक इसे देख नहीं सका। उसे यकीन था कि विवेक उसकी देखभाल में जुटा हुआ था और उसकी बातों में कहीं ना कहीं इज्जत भी झलक रही थी। विवेक ने थोड़ी देर और मालिश की और जब सुनीता ने कहा कि अब ठीक है, तो वह चुपचाप उठकर ऊपर चला गया। सुनीता को आज एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। सालों बाद किसी ने उसे इस तरह से ध्यान दिया था, जिसमें हमदर्दी और एक स्नेह छुपा था। विवेक के बारे में सोचते हुए कब नींद में खो गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब जागी तो उसने खुद को तरोताज़ा और शांत महसूस किया। नहाने के बाद सुनीता ने बहुत सलीके से तैयार होकर लाल रंग का सफ़ेद कढ़ाई वाला जोड़ा पहना और ऊंची हील के सफ़ेद सैंडल भी पहने। हल्का सा मेकअप करने के बाद वह किचन में नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता बनाते समय हर बार वह किचन के दरवाजे पर आकर सीढ़ियों की ओर देख रही थी। विवेक के काम पर जाने का समय हो गया था। जैसे ही वह नाश्ता तैयार करके बाहर आई, विवेक सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। आज तो बहुत ही बेहतर लग रही है भाभी जी, लगता है कल की मालिश का असर हुआ, विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजरें सुनीता के लिबास और फिर पेंसिल हिल वाले सैंडल पर थी। सुनीता ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असर तो हुआ, लेकिन तुझे कैसे पता? विवेक थोड़ा शर्माते हुए बोला, भाभी जी, आज आपने हमेशा की तरह हील के सैंडल जो पहने हैं, तो मुझे लगा कि कमर का दर्द अब ठीक है। सुनीता ने हंसते हुए कहा,
बिल्कुल सही पहचाना तूने। अब डाइनिंग टेबल पर बैठ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर दोनों साथ में नाश्ता करने लगे। इसी बीच विवेक ने सुनीता से पूछा, भाभी जी, आप कभी साड़ी नहीं पहनती क्या? सुनीता ने जवाब दिया, पहनती हूँ, लेकिन बहुत कम, साल में एकाध बार, अगर कोई खास मौका हो तो। क्यों? विवेक ने कहा, नहीं, बस इसलिए कि मैंने आपको कभी साड़ी में नहीं देखा। मेरा ख्याल है आप पर साड़ी बहुत ही खूब जमेगी। फिर विवेक जाते समय बोला, भाभी जी, रात का खाना मैं बाहर से ही ले आऊंगा, आप बनाना मत। इस पर सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। तो विवेक ने फिर कहा, अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए, मैं आते समय लेता आऊंगा। इस पर सुनीता ने कहा कि उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, और फिर विवेक के जाने के बाद वह छोटे-मोटे कामों में लग गई। इसके बाद वह ऊपर जाकर विवेक के कमरे को भी ठीक करने लगी। इसी दौरान सुनीता को उसके बेड के नीचे कुछ कपड़ा पड़ा हुआ नजर आया, तो उसने नीचे झुककर उसे बाहर निकाला, तो उसकी आंखें हैरानी के मारे फटी की फटी रह गई। वह एक लाल रंग का रेशमी अधवस्त्र था, जो शायद उसका ही था। सुनीता ने उसे ध्यान से देखा और समझ गई कि किसी की व्यक्तिगत चीज हो सकती है, जो गलती से यहाँ रह गई हो। उसने तुरंत ही कपड़े को एक तरफ रख दिया और कमरे की सफाई करने लगी। इसी बीच उसे 2 दिन पहले की घटना याद आई। राजीव और रेखा इसी कमरे में एक दूसरे के साथ थे। उसे लगा कि ये कपड़ा शायद रेखा का ही होगा। सुनीता ने कपड़े को उठाकर देखा तो उस पर कुछ सफेद दाग नजर आए। उसे समझते देर नहीं लगी कि वो लोग कैसे हैं। इस दागों को देखकर वह किसी दूसरी दुनिया में खो गई। तभी अचानक बाहर मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई, तो उसने उस कपड़े को वापस बेड के नीचे रखा और बाहर आकर दरवाजे की ओर देखा। उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली रश्मि खड़ी थी। अरे रश्मि भाभी, मैं अभी आती हूँ, सुनीता ने कहा और जल्दी से विवेक का कमरा बंद किया और नीचे आकर दरवाजा खोला। रश्मि, जो पड़ोस में रहती थी, अपनी उम्र के 40वें दशक में थी और घर में ही ब्यूटी पार्लर चलाती थी। रश्मि अक्सर दोपहर में सुनीता के घर आ जाती थी या उसे अपने घर बुला लेती थी और दोनों इधर-उधर की बातें करती थी। उस समय उस दिन भी सुनीता और रश्मि गली मोहल्ले की ढेरों बातें कर रही थी। रश्मि के जाने के बाद सुनीता ने एक बार फिर से नहाने का मन बनाया। सुबह विवेक ने साड़ी का जिक्र किया था, इसलिए नहाकर उसने नीले रंग की प्रिंटेड साड़ी पहन ली और साथ में सिल्वर रंग का पेंसिल हील वाले खूबसूरत सैंडल भी पहने। विवेक के आने का समय भी हो चला था और वह शाम के 5 बजे ही आ गया। जब सुनीता ने दरवाजा खोला तो विवेक उसे बड़े गौर से देखने लगा। उसे अपनी ओर इस तरह से ध्यान से देखता हुआ देख सुनीता मुस्कुराते हुए अदा से बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? विवेक मुस्कुराते हुए बोला, वाकई भाभी, आज आप इस साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यह कहकर वह अंदर आ गया और वह साथ में रात का खाना भी लाया था। भाभी, मैं रात का खाना लाया हूँ, आप इसे बाद में गर्म कर लेना। मैं ऊपर जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। आप एक ग्लास शरबत बना देंगी, प्लीज? सुनीता ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद विवेक ऊपर चला गया और फ्रेश होकर जब नीचे आया तो उसने एक आरामदायक टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहना हुआ था। सुनीता ने शरबत बनाया और उसे अपने बेडरूम में ले आई और उसने वहां पर कूलर लगा हुआ था। विवेक रूम में आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और सुनीता भी बेड पर टांगे नीचे लटका कर बैठ गई। दोनों ने इधर-उधर की बातें की। इस दौरान विवेक ने सुनीता से पूछा, भाभी, अब आपकी कमर का दर्द कैसा है? सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, अरे अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल तूने इतनी अच्छी मालिश जो की थी।
विवेक ने अपना शरबत का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए कहा, भाभी आप आराम से लेट जाइए, मैं एक बार और बाम से आपकी मालिश कर देता हूँ ताकि आपकी तबीयत और भी अच्छी हो जाए। सुनीता ने मना करते हुए कहा, नहीं विवेक, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन विवेक ने कहा, भाभी आप मेरे लिए हमेशा इतना करती है, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? चलिए लेट जाइए। सुनीता ने उसकी बात को टाल ना सकी और खाली ग्लास टेबल पर रखते हुए बोली, अच्छा बाबा तू मानता नहीं? लेटती हूँ। पहले सैंडल तो उतार दूं। सैंडल उतारने की जरूरत नहीं है भाभी। इतनी खूबसूरत सैंडल आपके हसीन पैरों की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं। आप ऐसे ही लेट जाइए। विवेक ने थोड़ी चंचलता से कहा। सुनीता को उसकी बात पर हंसी आ गई और वह उसकी बात मानकर बेड पर लेट गई। उसने साड़ी पहनी हुई थी, इसलिए उसकी कमर विवेक की नजरों के सामने थी। विवेक ने बाम को उंगलियों पर लगाया और सुनीता की कमर की मालिश करने लगा। सुनीता ने विवेक से पूछा, एक बात बता विवेक, तुझे मेरी ऊंची हील वाली सैंडल बहुत पसंद है ना? विवेक थोड़ा शर्माते हुए बोला, जी भाभी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको अजीब लगेगा लेकिन मुझे महिलाओं के पैरों में हाई हील वाले सैंडल बहुत आकर्षक लगते हैं, और आप तो हमेशा ही हाई हील की सैंडल या चप्पल ही पहनी रहती है। सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? और मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। मैं तो तेरी भावनाओं को समझती हूँ। विवेक के हाथों से हो रही मालिश से उसे बहुत आराम मिल रहा था। विवेक के हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगे। सुनीता के मजाक के मूड को देखते हुए विवेक ने भी थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए कहा, भाभी आपकी त्वचा कितनी नरम है। अगर आप चाहे तो साड़ी को थोड़ा नीचे कर ले ताकि मैं अच्छे से मालिश कर सकूं, और साड़ी भी गंदी नहीं होगी। सुनीता ने थोड़ा शर्माते हुए साड़ी को थोड़ा ढीला कर दिया ताकि मालिश करने में आसानी हो सके। उसे पिछली रात की मालिश से बहुत सुकून मिला था, इसलिए उसने ज्यादा नानुकर नहीं की। जैसे ही सुनीता ने साड़ी को ढीला किया, विवेक ने धीरे से साड़ी को नीचे की ओर कर दिया ताकि वह अच्छी से उसकी कमर की मालिश कर सके। लेकिन उसी समय सुनीता को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में कोई गलती तो नहीं कर दी है, और उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसने तुरंत स्थिति को संभाले हुए साड़ी को सही किया और विवेक को रुकने का संकेत दिया। विवेक ने बिना कुछ कहे धीरे धीरे सुनीता की कमर की मालिश जारी रखी तो उसे जैसे ही गहरा सुकून मिल रहा था। वह मालिश से मिलने वाले आराम का आनंद ले रही थी और उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। विवेक ने मालिश को जारी रखते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की ओर बढ़ाया। सुनीता को मालिश से राहत मिल रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि विवेक ने थोड़ी और हिम्मत कर ली है। उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पीछे के निचले हिस्से में ज्यादा ध्यान दे रहा है। सुनीता को यह महसूस हुआ कि उसकी साड़ी और पेटीकोट थोड़ा और ढीले हो गए हैं, और उसने शर्म के मारे अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया और अपने होठों को दबाकर अपने अंदर की बेचैनी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। विवेक उसकी त्वचा पर बाम लगाने के बहाने मालिश कर रहा था, लेकिन सुनीता को महसूस हो रहा था कि विवेक की हरकतें अब अधिक हो गई है। सुनीता ने अब भी कोई आपत्ति नहीं जताई तो विवेक ने मालिश को थोड़ी और नीचे बढ़ाया। यह स्थिति सुनीता के लिए बहुत असहज सी लगने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि विवेक उसकी सीमा पार करने की कोशिश कर रहा है, और उसने तुरंत स्थिति को संभाले हुए मालिश को रोकने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद जब विवेक ने गलती से सुनीता की पीठ के निचले हिस्से को छुआ तो सुनीता अचानक से चौंक गई। उसे महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल हो गई हो। उसने तुरंत विवेक का हाथ पकड़कर दूर कर दिया और घबराहट से बोली, अरे ये क्या कर रहे हो विवेक? सुनीता तुरंत उससे दूर हटकर बैठ गई।
वह पूरी तरह से हैरान और घबराई हुई थी और विवेक भी स्थिति से खुद को असहज महसूस कर रहा था। सुनीता को उसकी हरकतें ठीक नहीं लगी और वह घबराहट से बेड से उठकर खड़ी हो गई। जैसे वह खड़ी हुई, उसकी साड़ी और पेटी को ढीले होने के कारण नीचे गिर गए, जिससे वह एकदम असहज हो गई। सुनीता ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की और तेजी से नीचे की ओर झुककर अपनी साड़ी और पेटीकोट को उठाने लगी। तभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करे, क्योंकि उसकी शर्मिंदगी और घबराहट चरम पर थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन विवेक ने उसके घबराने पर ध्यान दिया और उसे संभालने के लिए बेड पर बैठने में मदद की। सुनीता ने विवेक से कहा, मुझे माफ करना, लेकिन अब ये सही नहीं लग रहा, हमें रुकना चाहिए। विवेक ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वो रुका नहीं। बस फिर क्या था, शाम के समय सुनीता और उसका किराएदार विवेक एक ऐसी स्थिति में आ गया जहां दोनों के बीच अचानक नजदीकी उत्पन्न हो गई। सुनीता की सांसें तेज हो गई और उसका शरीर कांपने लगा। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी, जिसे वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। हालांकि सुनीता पूरी तरह से स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खुद को रोकने या कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। दोनों बिना किसी बातचीत के ही स्थिति में आगे बढ़ रहे थे। विवेक के नज़दीकी ने उसे सहज कर दिया, लेकिन सुनीता ने उसे रोकने की बजाय उसे जारी रहने दिया। सुनीता के मन में उलझन थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसके दिमाग में एक सन्नाटा था, जबकि उसका शरीर एक स्थिति में फंस गया था। विवेक ने इस नज़दीक को बढ़ाते हुए सुनीता के शरीर को अपने तरीके से महसूस किया, जिससे सुनीता और भी ज्यादा सहज हो गई। आखिरकार सुनीता ने महसूस किया कि उसकी स्थिति बहुत आगे बढ़ चुकी है और उसे अब रोकना ठीक नहीं होगा। फिर वो सब कुछ हो जाने के बाद फिर से सन्नाटा पसर गया, जैसे कि किसी तूफान से गुजर जाने के बाद की शांति होती है। उसने तुरंत विवेक के पीछे हटने को कहा। सुनीता खुद को संभाले हुए अपनी सांसों से नियंत्रित रखने लगी। थोड़ी देर बाद विवेक भी अपना सिर झुकाए कमरे से बाहर आ गया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।